चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर मेनली आपको आज की क्लास में कुछ फॉर्मूलाज सीखने को मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास में आपको बोहर के पॉस्टुलेट सीखने हैं कि बोहर भाई ने क्या बातें बताई। देखिए, इससे पहले आप लोग कुछ मॉडल पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ चुके हैं। उन सभी से थोड़ा सा एडवांस होते हुए नेक्स्ट जो आपके साइंटिस्ट आएंगे वो थे बोहर भाई साहब। तो बोहर जी ने कुछ बातें बताई थी, बोहर के कुछ पॉस्टुलेट्स थे, वो आप यहाँ पे सीखोगे। और उन पॉस्टुलेट से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। ठीक है, तो आज आप काफी सारे फॉर्मूले सीख के जाने वाले हो और बड़े ही ध्यान से सुनना। मैं आपको अगर कोई डेरिवेशन करवाता भी हूँ तो इन दैट केस उसका डेरिवेशन का फॉर्मूले जो डिड्यूस हम लोग करेंगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं रहेंगे, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। तो मैं हर एक फॉर्मूला पे बॉक्स बनाता चलूंगा, तो आपको केवल वही लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक बोहर मॉडल से। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? यस और नो एक बार कर दो। यस सर। और किसी को भी कुछ भी टेक्स्ट डालना हो तो टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों केसेस में। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं बोहर मॉडल। तो बोहर ने बेसिकली बातें अपनी जितनी भी करी थी वो हम इसके पॉस्टुलेट्स में पढ़ने वाले हैं। और बोहर ने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए कुछ बातें कही थी। और उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड, एटम के अंदर रिवॉल्व करता जाता है, कोलैप्स नहीं होता है। और इस विषय में उसने हमारे साथ बात करी थी, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होता जाता है। और इसने पुरानी थ्योरीज का यूज करते हुए कुछ बातें कही थी जो आपको इसके पॉस्टुलेट्स में देखने को मिलेंगी। तो पहला पॉस्टुलेट इसका ये है। अच्छा, जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं उसकी इंडिविजुअल बातें आपको सबकी याद रखनी है, टिक करने को आ जाता है कौन सा इसका पॉस्टुलेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो बोहर ने पुरानी थ्योरीज से कुछ बातें उठा के हमको यहाँ पे कहानियां कुछ बताई थी। और कहता है बोहर, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए डेंस स्टेशनरी न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर। ये बात तो हमें पहले से ही पता थी कि एटम के सेंटर पर एक डेंस स्टेशनरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकंड, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे रोटेट करता है और उसमें से कुछ भी एनर्जी एमिट नहीं होती है ऐसा करते वक्त। क्या आपको बेटा ये बात क्लियर हो रही है? यस और नो? इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है। एक सेकंड देना। ठीक है, और एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। थर्ड है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जाहिर सी बात है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर रही होगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, यस और नो? यस सर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करेगी कौन सी फोर्स? इसको बैलेंस करेगी बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, किसी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होता है सेंटर के अराउंड, तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सर ये सब हम बेटा डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अभी सर अभी बेटा एक बार पहले पूरा होने दो टॉपिक, उसके बाद जो भी कहानी रह जाएगी फिर उसको हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो बेटा जी, क्या कह रहे थे। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है बेटा। सर अगर जैसे कोई एनर्जी एमिट नहीं होती तो ईएमआर क्या होती है सर? एक बार दोबारा रिपीट करो बेटा जी, आवाज सर लैग कर अगर गई आपकी। सर अगर कोई एनर्जी नहीं होती तो ईएमआर क्या होती है? मतलब सर ईएमआर क्या होती है अगर कोई एनर्जी एमिट नहीं होती तो ये मतलब? एक बार ईएमआर एक बार बताओ, एक बार ही पूरा। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे हो यस आप, या और कुछ कह रहे हो। यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है बेसिकली, वो तो आपको वेव का फिनोमिना बताती है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व अगर करता है अराउंड इन अराउंड, ये तो हम एटम के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो आप ये कह सकते हो कि एटम ही पूरा का पूरा वेव बनाता आता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो आपके एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये इस तरीके की वेव्स बना के रिवॉल्व हो रहा होगा, पर एक फिक्स्ड पाथ पे हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन उड़ता उड़ता जो है वो यहाँ पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उड़ता उड़ता दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। ये बात समझ में आ रही है, सर नो। और एनर्जी एमिट नहीं होती है, रिलीज नहीं होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है तो उसके घूमने से एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ये बोहर ने हमको बताया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर। ठीक है बेटा, कुछ क्लियर हुआ आपको। यस सर। ठीक है ना। तो इसको एक बार दोबारा से अपन लोग बना लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है बेटा। तो हम जो बात कर रहे थे अपने सेकंड थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे, आपको क्लियर हुआ यस और नो। चलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सभी को क्लियर हो गए कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है, ठीक है। भले ही वो वेव्स बनाता रिवॉल्व करता हो, ठीक है, पर एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है। वो न्यूक्लियस के अंदर घुस करके एटम को नष्ट नहीं कर देता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूमता घूमता अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस के पास तो एटम आपका खराब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करता है। ये सब जस्टिफिकेशन इसने हमको वैल्यू वाइज भी दी थी, उसको हम डिस्कस बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। सर इंडिविजुअल 3 पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर चुके हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सर एक बार थर्ड बता दो। बेटा थर्ड ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो फिजिक्स वाली होती है, प्लस और माइनस चार्ज में। दूसरा, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अगर अट्रैक्शन है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्यों नहीं जा रहा। ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको बैलेंस कर लिया होगा, इस चीज को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रही होगी, ऐसा का थर्ड पॉइंट ने, ठीक है बेटा। ओके सर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। आउट ऑफ मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum is integral multiple of h upon 4 pi। ये पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी रिवॉल्व करता है किसी के भी अराउंड तो उस पे एक एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होता है, मतलब उसका मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस करके एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफी सारे होते हैं, एक एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं, काफी सारे होते हैं। और मैं कह रहा हूँ सभी इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, सभी अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो डिस्को डांस नहीं करते, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे, खुद ब खुद बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए बिना एनर्जी एमिट किए
ठीक है, ऐसे एक दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाता है। ठीक है, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, उस पर कोई रेडिएशन नहीं मारी जा रही है, तो वो अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा। अगर वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो उस पर एक एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होगा बेटा, जिसको कहते हैं MVR। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है आपके एटम के अंदर जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पे n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। भाई अगर एंगुलर मोमेंटम जहां भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम अगर h/2 पाई के इक्वल है तो भी वो रिवॉल्व कर लेगा। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई के इक्वल है तो भी कर लेगा, 3h/2 पाई के इक्वल है तो भी कर लेगा। ठीक है, तो ये एक बात हमें किसने बताई थी, बोहर ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बेटा एम आई क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बेसिकली, अभी आप याद करते चलो धीरे धीरे, जब आप 3-4 बार कर लोगे इसको तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। ये फंडा क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस सर और नो? इसमें सर इसमें जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा पूरे चैप्टर में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, क्योंकि इसने उनकी थ्योरीज भी लगाए रखी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे फिर। फिफ्थ है बेटा, सिंस एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट नीदर लूजेस nor gains energy, hence these orbits are called stationary states। ये हमारी बात अभी अभी हो चुकी है। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी ना तो लूज कर रहा है ना ही कुछ गेन कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। भाई इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मैं, आपने KLMN पढ़ा है ना अभी तक, अगर आपके के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, इसकी वैल्यू हम बाद में निकाल रहे होंगे अभी। और इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी। मतलब के शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और एल शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, पर फिक्स एनर्जी होगी। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के शेल में, फॉर सपोज ये घूम घाम के इधर पहुंच गया, यहां जाने पर चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, उसकी एनर्जी फिक्स है, इसीलिए उसको हम एक स्टेशनरी स्टेट बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं बेटा जी? स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का अर्थ है कि उस स्टेट पे एनर्जी वही रहेगी। ये क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? यस सर ये मतलब यही जिस बात। हाँ बोलो। सर जिस स्टेट से घूम रहा है मतलब जिस पोजीशन पर है उसी पे रहेगा। जिस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही रहेगी। ठीक है सर। ठीक है, उसको स्टेशनरी स्टेट बोल दिया बस। वो वाली पर्टिकुलर स्टेट उस इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेशनरी स्टेट है जहां पे उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, यही पॉइंट आपका 6 पॉइंट है। ईच स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएटेड विद ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। यही जो ऑर्बिट, जिसको बोला ना ऑर्बिट, ऑर्बिट में घूम रहा है, वही आपका स्टेशनरी स्टेट है और उसी का ही दूसरा नाम एनर्जी लेवल है। आगे चल के आप इसी को शेल भी बुलाओगे। मतलब समझ रहे हो, ये सब बातें एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको आप ऑर्बिट भी कह सकते हो, स्टेशनरी स्टेट भी सर। कह सकते हो, एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, शेल भी कह सकते हो। बोलो बेटा जी। सर फिफ्थ पॉइंट समझ नहीं आया, एक बार वापस बता दो। बेटा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी स्टेट में घूम रहा है, आपने KLMN पढ़ा है? यस सर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी है। अब वो के शेल में कहीं पे भी हो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। ओके सर। और जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल में आपको दिख रहा है
तो ये इलेक्ट्रॉन एल शेल में जहां पे भी होगा इसकी अपनी एक एनर्जी रहेगी जो कि इसके घूमने पर चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके सर, और यस सर। क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है इसलिए इनको इस लेवल को जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको स्टेशनरी स्टेट बुला लेते हैं बेटा। और उसके दो तीन नाम और भी हैं, शेल भी है जो आपके एलएमएन करते हुए इसको शेल कहते हैं। एनर्जी लेवल भी आगे चल के हम करेंगे, और ऑर्बिट तो हम कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो उसको ज्यादा बार डिस्कस कर लेंगे, पर इसको टॉपिक को आराम से करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जी, 6th पॉइंट, ईच स्टेशनरी स्टेट इज एसोसिएटेड विद ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये हमारा 6 पॉइंट तो हो चुका है हमारा। 7th पॉइंट पे आते हैं, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ energy level from the nucleus, more is the energy associated with it. The different levels are numbered as 1 2 3 4, named as KLMN। ये वही पॉइंट है जो आप बचपन में देख चुके हो, और इसमें एक और बात बस ऐड कर दी है। पहले शेल को K कहते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक एटम में शेल्स कितने हो सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इनफाइनाइट। एक शेल में इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए के एल एम के बाद मैंने सो ऑन डाल दिया है, राइट। अब वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर के में पड़ा है, ये सब बातें बेटा आपको याद रखनी है ना। इसमें से कुछ बातें फॉर्मूलों के जरिए हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ बातें में याद रखनी पड़ेगी। अब मैंने तीनों शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर का पोस्टुलेट, बोहर कहता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन आपको बताया पीछे, अगर के में है तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अगर एल में है तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन अगर एम में है तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी है। पर इनकी एनर्जी डिफरेंट है सभी की। ज्यादा किसकी है? जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है उसके साथ, उस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी ज्यादा एसोसिएटेड है। ऐसा किसने हमें बताया? बोहर ने बताया। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? ये बात आपको अभी याद रखनी है। मैं आपको इसने जो फॉर्मूला दिया एनर्जी का, उससे हम ये बात देख पाएंगे कि कैसे राइट साइड पे जाने पर, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती जाती है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। गॉट इट बेटा? नवदीश क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। आन्या क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, चलिए 8th पॉइंट की बात करते हैं। ऑर्डिनरीली द सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन or hydrogen like species continues to move in a particular least possible energy states without losing energy. Such a stable state of atom is called ground state or normal state। देखिए यहां पे जो बात हो रही है 8th पॉइंट में, वो ये कहता है कि बोहर भाई साहब ने जो बात करी थी, देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए करी थी, और हाइड्रोजन एटम के अंदर एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हाइड्रोजन एटम में अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो और कुछ इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो होता ही 1 है। और बोहर ने क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात करी थी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करी थी, हाइड्रोजन एटम की बात करी थी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो होंगी जिनमें हाइड्रोजन की तरह एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। न्यूट्रल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हीलियम पे अगर प्लस लगा दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिमिलरली लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इस पे अगर +2 लगा दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन 1। तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उस टाइप की स्पीशीज की बात, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उस टाइप की स्पीशीज की बात कौन करता है? बोहर करता है। तो बोहर भाई कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करेंगे, और क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जिस फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है उस फिक्स्ड पाथ को ग्राउंड स्टेट बुलाया बेटा। क्या बुलाया बेटा? ग्राउंड स्टेट बुलाया।
ठीक है, मैं आपको ग्राउंड स्टेट का रेफरेंस दूसरे तरीके से देता हूं। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका n इज इक्वल टू 1 था, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, और इस स्टेट को हमने क्या बुला लिया, ग्राउंड स्टेट। अब मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा था तो कुछ एनर्जी लूज और एमिट नहीं कर रहा था, इसका मतलब वहीं घूम रहा था। अब मैंने इस पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मारा, स्ट्राइक किया, मतलब इस पे मैंने एक रेडिएशन मारी। इलेक्ट्रॉन ने जाहिर सी बात है रेडिएशन से टकरा करके कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहीं भी जा सकता है, किसी भी शेल में जा सकता है। जितनी ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ऊंचा वो छलांग लगाएगा, जंप लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स सपोज आ गया आपका सीधा जंप लगा करके यहां पे, मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है n1, मतलब यहां पे इसको फिर मेरे को 1 अगर नीचे डाला तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके फोर्थ शेल पे आ गया, मैं ये कह सकता हूं। मैं आपको एटम में बना के दिखाता हूं, जैसे कि इसने अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, अगर इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी तो ये एक्साइट करके जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा ऊंची छलांग लगाएगा, उतना ज्यादा नेक्स्ट शेल में पहुंच जाएगा। मतलब खुद नहीं हो रहा था, पर लाइट पड़ने के बाद वो एक्साइट हो सकता है। तो अब अगर मैं पहले शेल की बात करूं जिसमें हाइड्रोजन में पड़ा एक इलेक्ट्रॉन शांतिपूर्ण अपनी जिंदगी जो है वो बिता रहा था, उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोला है। तो ग्राउंड स्टेट कभी भी वर्ड आता है तो आपको शेल यानी कि n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। अगर आपको आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ, क्या आता है बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ, तो आपको n की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। अगर आपको आता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ तो आपको n की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी। और अगर आता है आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ तो आपको n की वैल्यू 4 डालनी पड़ेगी, एंड सो ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कितनी भी एनर्जी लेवल पे जंप लगा सकता है। तो अब यहां पे ये हो गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इसको बुलाऊंगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। सर हाँ जी बेटा जी। सर अगर ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बात कर रहा है यस तो हाइड्रोजन में तो शेल ही एक ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? बेटा, शेल एक नहीं होता, शेल इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी एटम में। शेल की कोई गिनती नहीं है, शेल इनफाइनाइट हो सकते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो फर्स्ट शेल में, पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में भरेंगे, फिर उसके बाद सेकंड में, फिर उसके बाद थर्ड में, फिर उसके बाद फोर्थ में। ये आपको क्वांटम आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो शेल कैन बी इनफाइनाइट बेटा, एक शेल नहीं होता है। ठीक है, यस सर। चलिए, आपने अब मोटा मोटा ये सीखा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट कराना है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और आपने दूसरी बात ये सीखी है कि ग्राउंड स्टेट आ गया तो n1 है, फर्स्ट आ गया एक्साइटेड स्टेट तो n2 है। मतलब जितना भी एक्साइटेड स्टेट आएगा n+1 कर देना उसके अंदर, उतनी n की वैल्यू हो जाएगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, फिर बाद में दोबारा से ये आ जाएंगी। सही है, तो आपको ये 8th पॉइंट इस तरीके से कुछ क्लियर हो चुका है आई थिंक, है ना। चलिए, ग्राउंड स्टेट, और आपको पता लग गया है ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं बेसिकली, है ना। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में घूम रहा है वो ग्राउंड स्टेट है, जिसको आप n = 1 डालते हो, राइट। ठीक है, 9th पॉइंट पे आते हैं। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सुटेबल एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट अब मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं, आप पढ़ के देखना। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रॉन को, इट में जंप इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, है ना। आपने थोड़ी देर पढ़ा था कि जैसे जैसे आप
आगे बढ़ते जाते हो, के बाद एल पे जाते हो, देन एम पे जाते हो, तो एनर्जी बढ़ती जाती है। ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले शेल से ज्यादा एनर्जी वाले शेल में एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड स्टेट के नाम से हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम निकाल रहे होंगे कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये सब न्यूमेरिकल में आप लोग सीख जाओगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा। ये जब न्यूमेरिकल करोगे तब आपको अच्छे से और ये थ्योरीज क्लियर होंगी, ठीक है ना। हम सब पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जितनी भी बातें हमने करी हैं अभी तक। तो ये फंडा मोटा मोटा आपको किसने समझाया बेटा? बोहर भाई ने समझाया, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक बात बस और ऐड कर देता हूँ छोटी सी, बाकी सारे पॉइंट्स तो हमारे हो गए हैं। अगर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो आप बस ये और समझ लो कि इलेक्ट्रॉन कभी मैं बाहर से कभी उसको अंदर पटक रहा हूं, बाहर वाले शेल से अंदर पटक रहा हूं, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो एनर्जी एमिट करेगा। अरे उल्टा करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर वाले शेल में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वहीं इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से अंदर आना है तो फिर मैं बोलूंगा उल्टा है कि अब वो एनर्जी एमिट करेगा, निकालेगा, रिलीज करेगा। ये दो पॉइंट सर बस आपको ध्यान रखने हैं। हाँ जी बेटा जी। सर जब वो ऊपर वाली स्टेट में जाएगा तो 1 क्वांटम लेगा खाली एनर्जी। बेटा 1 क्वांटम नहीं लेगा, कितना भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। वो तो ये कह रहा है कि सपोज कर लो ये बात कि उसने 1 क्वांटम एब्जॉर्ब करी, तो वो कितनी दूर जाएगा? कहीं भी जा सकता है वो, अच्छा ठीक है। वो सर। सपोज करने को कह रहा है आपको। सर जैसे हमने अगर जैसे के से एल में जाने के लिए उसको जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा है उससे कम दे दी तो क्या होगा? बेटा अगर ज्यादा दे दी तो और ऊपर चला जाएगा। नहीं मतलब जैसे एल और उसके आगे मैंने क्या के एल एम, एल और एम के बीच की एनर्जी ले ली। एल और एम के बीच में इसलिए नहीं जा सकता। आप कह रहे हो यहाँ पे आ जाए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन या तो एल में जाएगा या एम में जाएगा, बीच में मतलब लटका नहीं रह सकता वो, ओके सर। ठीक है ना। या तो वो एल में जाएगा या वो एम में जाएगा, बीच में नहीं जाएगा, ये कोई केस नहीं बनेगा। चलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई और किसी भी तरीके का डाउट हो तो कृपया पूछ लें। अब एक बार अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये पोस्टुलेट्स आपको सारे नोटबुक में नोट करने हैं बेटा, जितने भी लिखे हुए हैं सारे इंडिविजुअल आप राइटिंग में नोट्स बना लेंगे। और ये जो साइड में मैं फोटो बनाता जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको इसको बनाना है तो बना लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मॉड्यूल दे रखा है उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब ना कुछ मैथमेटिकल हम लोग एक बार फॉर्मूला लिखने वाले हैं। कुछ हमने एक आध दो फिजिक्स से उठा लिए हैं, कुछ कर लिए हैं, और घुमा फिरा के मैं कुछ 4-5 फॉर्मूले बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा तो मैं उसको बॉक्स में डाल दूंगा, आपको केवल वही याद रखना है। बाकी सारी कहानी सुनते चले जाओ बस, ठीक है। जो समझ में आए ओके है, अदरवाइज जो दिल पे लेना होगा वो मैं बता दूंगा कि इसको तो बेटा याद रखना है। चलिए। सर हाँ जी। जो ये 3 शेल वजह से लाइन वाइज बने हैं, N1 2 3 4, हाँ इससे हमें मतलब क्या फाइंड करना होगा? वेवलेंथ वगैरह? बेटा, वेवलेंथ वगैरह भी फाइंड आउट करनी होगी, पर वो आगे चल के आएगी। अभी तो हमने केवल और केवल ये शेल बनाए हैं, तो एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना हो सकता है इसके अंदर। वेवलेंथ ओके आगे सर। फाइंड आउट करवाऊंगा, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। पर आप ऐसे समझ लो कि ऐसा कुछ होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर N1 में है और इलेक्ट्रॉन अगर N4 में है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। और यूनिट्स होंगी एनर्जी की, डिफरेंट डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, किलो जूल पर मोल होगी, जूल पर एटम होगी। इन सब में कितनी कितनी, मतलब कौन सी यूनिट में कितनी एनर्जी पूछना चाह रहा है, क्या एनर्जी डिफरेंस है, ये सब निकालने को आएगा, ठीक है। ओके सर। तो उन्हीं के ही फॉर्मूलाज हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी। कोई डाउट किसी को? चलें आगे। नो सर। चलिए देखिए। तो देखिए, ऐसा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ करने हैं हमको,
तो फटाफट से उनको बना लेते हैं। और यहाँ पे आपको बस एक बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेट कर लिया है जिसका मास m है और जिसपे चार्ज E है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, हमारी ऐसी बात हो चुकी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, मास m है, और अराउंड द न्यूक्लियस अगर वो घूमता है तो उस पे जो चार्ज है वो Z इंटू E कंसीडर कर लिया गया है, और Z आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए Z इंटू E कर लिया है। विद ए टेंजेंशियल वेलोसिटी v, क्योंकि वो किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो उस वेलोसिटी को v बोल दिया है, और जितनी वो दूर है उसका रेडियस r बोल दिया गया है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो ये सब कंसीडर करने के बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये इसने एक फिजिक्स से उठा लिया, kZe² अपॉन r²। आप पता नहीं पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, तो ये k आपका कांस्टेंट है, 1/4πε0 ऐसे करके आता है फिजिक्स में, आप इसको इस तरीके से देखोगे, ठीक है। हमने जो भी कांस्टेंट था उसको k मान लिया, जितने भी आगे वैल्यूज थी उसको एक ही कंबाइन करके k डाल दिया। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो थी वो ये थी, ठीक है। के की कुछ वैल्यू दे दी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सो एंड सो, पर हमें कोई काम नहीं है तो मैं के की वैल्यू आपके लिए डाल नहीं रहा हूं, ठीक है। उसने कहा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बैलेंस कर रही है वो है आप लोगों की mv² अपॉन r, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई नेट फोर्स जो है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रही है तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इन दोनों का ऐड करके 0 हो जाएगा, यानी कि mv² अपॉन r माइनस kZe² अपॉन r² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 0 के इक्वल, ठीक है। आप बस देखते रहो, आपको इसमें से जितनी भी फोर्सेस लिखी हैं उस पर कुछ नहीं काम है हमें अभी तक, बस हम एक टाइप्स देख रहे हैं, इनसे हम कुछ डिड्यूस करेंगे जो हमारे काम का आएगा, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बैलेंस कर रही होगी वो ये होगी, और अगर सही में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रही है तो इनका जो नेट फोर्स एक्टिंग होगा वो 0 होगा, और अगर 0 है तो यहां से मैं आपको कह सकता हूं कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू kZe² अपॉन r² होगा। इसके अंदर v² का मेरे को काम पड़ेगा, तो v² जो है, आपको नोट नहीं करना है अभी, ठीक है। आप बस देख के समझते जाओ, नोट मत करना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा ये। तो v² यहां से आ गया kZe² अपॉन mr, जिसको मैं बाद में अभी यूटिलाइज करूंगा, ठीक है बेटा। ये फंडा क्लियर हो गया, यस और नो? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर एक बार 1 डाल देता हूं, इसका मैं बाद में यूज करने वाला हूं इसीलिए, और v² जो हमने निकाला है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बोहर भाई कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ रेडियस। एस्टिमेशन किसका करने वाले हैं अपन लोग? एस्टिमेशन करने वाले हैं बेटा रेडियस का। रेडियस आप समझते हो ना, कि अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है पहले शेल में, तो ये रेडियस का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जो है वो अपन लोग अभी पता करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा एक और इक्वेशन बना देते हैं इससे पहले, एस्टिमेशन ऑफ रेडियस से पहले, एंगुलर मोमेंटम का। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी पीछे, mvr nh/2π,
ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी थी और इस इक्वेशन को मैं मार्क कर रहा हूँ 3। अब हम एस्टिमेट करते हैं रेडियस। एस्टिमेशन ऑफ रेडियस के लिए मैं इक्वेशन 2 और 3 का इस्तेमाल करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 के अंदर अगर मैं यहां से v निकाल लूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बेटा? अगर मैं यहां से v निकालूंगा तो ये क्या बनेगा? NH अपॉन 2 पाई mr। यस और नो पहले बताओ। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। और अब मैं इस v स्क्वायर को इस v स्क्वायर के साथ अगर इक्वेट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं दोनों के v स्क्वायर को अगर इक्वेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन एम आर। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? यस और नो? यस सर। अब इसमें r को एक साइड रख दो, मतलब मैं r को हाईलाइट कर देता हूं। देखो, एक तो ये r से r आपका हो जाएगा कैंसिल। अब r को ले जाओ ऊपर, मतलब इसके बाद क्या बनेगा? r इज इक्वल टू क्या बनेगा, मैं आपके लिए लिख देता हूं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 एक बार देखो क्या बनेगा। r ऊपर चला गया, ये सब नीचे आ गया है ना। देखो, ये एक m से ये एक m भी आप उड़ा दीजिए पहले। 4 पाई स्क्वायर m अपॉन के जेड ई स्क्वायर बेटा जी। ये आपको क्लियर हो रही है बात? यस और नो पहले ही बताओ। वेयर n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, n इज एनी इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जो भी लेट करना होगा मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो r का एक ये फॉर्मूला बन गया बेटा। अब आप बोलो सर ये तो फॉर्मूले से हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो फॉर्मूला ही बड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले अजीब को एक बार आपके लिए थोड़ा सिंपल कर दूं, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। मैं आपको कहता हूं, आप ये देखो, इसमें हम वेरिएबल कितने, इसमें वेरिएबल हैं कितने? तो एक तो वेरिएबल बेटा ये रहा एन। एन आपका शेल होता है, ठीक है, के एल एम एन जो होता है ना, तो के के लिए n1 पहले शेल के लिए 2 और अगले शेल के लिए 3। ठीक है, तो n और z, z आपका एटॉमिक नंबर होता है। बोलो यस और नो, यस और नो बोलो। z आपका एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता है ना। और n आपका ये शेल का नंबर है। ये दो बातें क्लियर हो गई सभी को? मैं आगे बढ़ जाऊं? आपको अब तक कुछ भी नहीं करना है, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, बस हम उसको याद करेंगे। ये सब कुछ नहीं था, आप बस एक के बाद एक के अंदर एक पुट करके कहानी बनाए जा रहे हो। लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा। आर की बात आपको समझ में आ रही है कि एन स्क्वायर और जेड ये दो वेरिएबल हैं आपके पास, बाकी सब कांस्टेंट है। ये सारा एच एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट कांस्टेंट की है। वैल्यू पुट कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। राइट राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, ये k आपका कांस्टेंट है, e आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इन सब की वैल्यूज हमें पता है, तो हम इन सब वैल्यूज को पुट करके एक फॉर्मूला छोटा बना लेते हैं। तो r का एक छोटा सा फॉर्मूला बेटा निकल करके आता है, r इज इक्वल टू, अगर मैं वो उन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं और उस सारे कांस्टेंट की वैल्यू को r नॉट बना दूं, r नॉट की वैल्यू अलग से लिख देता हूं 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग बेटा। ये वो वाला सारा का सारा कांस्टेंट है, ठीक है, उसको मैंने मिला के आर नॉट बना दिया, मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा। तो ये था बेटा जी हमारा रेडियस का फॉर्मूला। अब आपको अगर हाइड्रोजन एटम, फॉर सपोज आपको एटम दे दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का रेडियस अगर आपको पता करना है, ठीक है,
तो आप कहो सर इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में ही होता है क्योंकि हाइड्रोजन का है, मैं बिल्कुल सही बात है। आप कहो सर पहले शेल के लिए तो n की वैल्यू 1 होती है और हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू भी 1 होती है। अरे बोलो यार, शेल भी पहला है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो n की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। देयरफॉर r किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी? ऐसे केस में r नॉट के इक्वल हो जाएगा। अरे यस और नो? तो r नॉट क्या है? r नॉट है क्या? बोलो, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस और नो बेटा जी? अरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का रेडियस अगर वो अपने फिक्स्ड फर्स्ट शेल में ही घूम रहा है तो वो आपका वैल्यू हो जाएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा। रेडियस का फॉर्मूला डिड्यूस हो चुका है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हाइड्रोजन और सर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। सर बोलो बेटा। सर इसकी डेरिवेशन आ सकती है? नहीं आ सकती बेटा, कुछ नहीं आएगी डेरिवेशन, टेंशन ही मत लो। सिर्फ ये जिस पे 5 स्टार लगा दिया है ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। इसमें एक आपको आर नोट की वैल्यू याद होनी चाहिए, एन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होगा शेल कौन सा है, और एटम क्वेश्चन में दिया होगा, एटॉमिक नंबर आपको खुद ही पता होना चाहिए, वो भी हाइड्रोजन हीलियम या लिथियम में दिया होगा। तो आपको 1 2 3 तीनों के एटॉमिक नंबर मालूम है, वो जेड की जगह डाल देना। ये क्लियर है? पहले तो ये बताओ, ये तो हम डिड्यूस कर रहे हैं, डिड्यूस। Yes, sir. ठीक है बेटा जी। तो अब वेलोसिटी ऐसे हमें डिड्यूस करनी है, एस्टिमेशन ऑफ वेलोसिटी भी हम डिड्यूस कर रहे हैं, पर हमें केवल और केवल फॉर्मूला ही याद रखना है, एस्टिमेशन ऑफ वेलोसिटी बेटा। ठीक है, तो वेलोसिटी को अगर मैं एस्टिमेट करने जाऊं तो फिर से मैं आपकी इक्वेशन एक ये 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 जो मैंने बात करी थी, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारी क्या थी? mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाला था। इसमें से v आप निकाल लो एक साइड, क्योंकि वेलोसिटी हमें निकालनी है, NH/2 पाई mr। ठीक है बेटा। अब है ना, यहाँ पे जो r की वैल्यू आपने निकाली थी, ये वाली पूरी, इसको इक्वेशन 4 मार्क कर लो, करनी है तो, या फिर r की ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली थी इसको अब आप वहां पे डाल दो वेलोसिटी के अंदर। तो ये मैं डाल देता हूँ एक बार वेलोसिटी के अंदर, है ना, इसको उठा लेते हैं दोबारा से। r की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार दोबारा, n² h² / 4 π² m kz²। ठीक है, हम इस r की वैल्यू को बेटा यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये v क्या बन गया? NH/2 पाई m के साथ साथ ये बन गया n² h²/4 π² m kz²। तो मैं अब आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपसे केवल और केवल वेरिएबल पे नजर मारो। तो मैं वेरिएबल की बात करूंगा तो एक n से एक n आपका कैंसिल हो गया, और वेरिएबल केवल और केवल दो ही चमक गए। अब यहाँ मैं वो चमका देता हूँ, एक तो z है आपका एटॉमिक नंबर और एक n है आपका शेल नंबर। ठीक है, जिसमें एक n से एक n कैंसिल हो चुका है। अब कुछ पार्ट आपस में हो जाएगा कैंसिल, और बाकी जो भी पार्ट बचेगा उनकी सबकी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, और हम वो वैल्यू डाल करके इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू v नॉट z/n लिख दें,
और इसी फॉर्मूले को खाली लर्न कर लें तो हमारे लिए बेहतरीन वाली बात होगी, और यही हम कर भी सकते हैं। बाकी सब कुछ हमें करना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और वी नॉट क्या है? वी नॉट आपका कांस्टेंट है, तो वी नॉट की वैल्यू आप डाल लीजिए वेलोसिटी की 2.18 इंटू 10⁸ ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वी नॉट है क्या? ये हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल बेटा, उसकी वेलोसिटी है ये। समझ रहे हो नवदीश? ये क्लियर हो रहा बेटा? क्योंकि अगर मैं आपको हाइड्रोजन एटम के पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने को बोलूं और आपने अगर ये फॉर्मूला लगाया, तो आप Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 डालेंगे और N भी 1 डालेंगे, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। तो आपका V किसके इक्वल हो जाएगा? V नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो V नॉट क्या है वो मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस और नो बोलिए बेटा जी सभी लोग। सर हाँ जी बोलो बोलो। कभी हमसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो बस यही फॉर्मूला लगा दे, बस यही 2.18 फॉर्मूला इंटू लगाना है, वी नॉट 10⁻⁶। जेड बाय एन, और आपको वी नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए। और जिसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हीलियम का है, लिथियम का है, तो उसके जेड की वैल्यू को आप यहाँ डाल देना, और एन की वैल्यू क्वेश्चन में देगा कि कौन से शेल में है, पहले में है, दूसरे में है, तो वो आप डाल देना। बस यही करना है, और कुछ करना ही नहीं। अरे बोलो यार ये और नो। Yes, sir. यस सर। बेटा सभी को देखो, मैं आज की क्लास में आपको बता देता हूँ बहुत जरूरी काम क्या क्या हुआ है, और इसको रैप अप करते हैं। ये सारे पोस्टुलेट्स जितने दिए हुए हैं पॉइंट्स में, ये सब आपको लिखने हैं, ये यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक फॉर्मूला अब तक आप डिड्यूस कर चुके हो रेडियस के लिए, और वो रहा ये 5 स्टार वाला r0 n²/z, और एक फॉर्मूला आप लोग डिड्यूस कर चुके हो वेलोसिटी के लिए। ये 2 फॉर्मूले और पीछे के पोस्टुलेट्स के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैं डेरिवेशन आपको और भी करवाऊंगा इन फ्यूचर, पर आपको ध्यान केवल फॉर्मूले रखने हैं, और उस पर मैं बॉक्स बनाता चला जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, कुछ लोगों से कल, बाकियों से मिलते हैं परसों। ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही।